एपिसोड के स्टार्ट में सान डाउट होने पर जब पलटकर ली को देखता है तो ली भी इसे देखते ही जा रहा था। यूंसल जब इन दोनों को इस कंडीशन में देखती है तो ये सान से कहती है कि तुम बारिश में भीग रहे हो, चलो हम रेस्टोरेंट के अंदर चलते हैं। लेकिन सान ली को ही घूरे जा रहा था। यूंसल को ये सब देखकर काफी स्ट्रेंज फील होता है। अब कुछ देर के बाद सान जब रेस्टोरेंट वापस आता है तो ये अभी भी उन चीजों को सोच रहा था। एक्चुअली सान का डाउट ली को लेकर काफी बढ़ चुका था। इसे याद आता है कि उस रात भी जब इसे मोम मिली थी और उसने किसी को मदद के लिए पुकारा था तो उसने एग्जैक्टली यही साउंड सुना था जो ली के मोबाइल में अलार्म के तौर पर चलता है। दूसरी तरफ ली भी अपने रेस्टोरेंट में आकर यही सोच रहा होता है कि क्या ली को मुझ पर शक हुआ या नहीं। फिर हमें ली के पर्सपेक्टिव से दिखाया जाता है कि जिस रात मोम इसे मिली थी, इनकार करते ही इसने मोम को धक्का दे दिया था जिसकी वजह से मोम की ये हालत हुई। अब ली अपने हाथ में वो अम्ब्रेला देखता है और ये काफी डर चुका था। दूसरी तरफ यूंसल किचन में आते ही डर जाती है। सान भागते हुए इसके पास आता है तो ये देखते हैं इसकी मोम का स्पेशल पॉट टूटा हुआ था। सान बड़े तरीके से इसे चेक करता है तो उसे एक टुकड़े पर खून लगा हुआ दिखाई देता है, जिस पर ये फोरेंसिक टीम और कांग को बुला लेते हैं। कांग यूंसल से कहता है कि जाकर अपने घर की भी चीजों को चेक करो, अगर कोई चीज मिसिंग हुई है तो मुझे जल्दी बताना। यूंसल ये सुनते ही चली जाती है तो सान कांग से कहता है कि मैं तुमसे कुछ बात करना चाहता हूँ। कांग को सुनते ही रियलाइज हो जाता है ये फिर से उसी एक्सीडेंट के अबाउट बात करने वाला है। ये सान से कहता है कि मैं तुम्हें पहले भी बता चुका हूँ, उस रात यूंसल की मोम बिल्कुल अकेली थी। सान कहता है कि ऐसा हो ही नहीं सकता, मैं जानता हूँ उस रात मोम के साथ कौन था। अब कांग इसे पूछता है तो सान इसे सीधा सीधा सब कुछ बता देता है, जिस पर कांग के होश उड़ चुके थे क्योंकि ली का साथ कांग ने भी दिया था। अब इन दोनों की बातें चल ही रही थीं, तो यूंसल भी इनकी बातें सुन लेती हैं क्योंकि इस डाउट तो पहले से ही था। अब कांग यहाँ से मामला निपटाकर सीधा ली से मिलने के लिए आता है और इसे बताता है कि मामला हाथ से निकलता जा रहा है और तुम्हें इन्वेस्टिगेट करने के अलावा मेरे पास कोई चॉइस नहीं। ली कहता है कि तुम उस शख्स की बात पर यकीन कर रहे हो जिसके पास कोई प्रूफ ही नहीं कि उस रात मैं वहाँ पर था। तो कांग इसे समझाता है मुझे तुम्हें एज ए सस्पेक्ट इन्वेस्टिगेट करना पड़ेगा। ली को इस पर काफी गुस्सा आता है लेकिन ये कहता कुछ नहीं। इसके बाद ये सीधा रेस्टोरेंट आता है तो यहाँ यूंसल इसका बाहर ही वेट कर रही होती है। अब ये दोनों बात करने के लिए ली के रेस्टोरेंट आ जाते हैं। यूंसल इसे सीधा सीधा पूछती है कि तुमने मुझे पहले क्यों नहीं बताया कि तुम उस रात मेरी मोम से मिले थे। तो ली इसके आगे झूठ बोलता है मैं एक्सीडेंट वाले दिन तुम्हारी मोम को सुबह के टाइम मिला था। ली कहता है मैं बताना तो चाहता था लेकिन उस लड़के की वजह से मैं तुम्हें कुछ नहीं बता पाया। यूंसल पूछते है कि उसका इसमें क्या चक्कर है। तो ली एक नया झूठ बोलता है और कहता है कि वो उस दिन से मुझ पर नजर रखे हुए है क्योंकि वो बिल्कुल नहीं चाहता कि मुझे जो सीक्रेट पता है वो तुम्हें भी पता चले। यूंसल सुनकर काफी शौक हो जाती है तो ली से बताता है कि तुम्हारी मोम ने मुझे एक पॉइंटर बात करने के लिए बुलाया था। जब मैं उनसे मिला तो मुझे उन्होंने बताया कि उनके साथ स्कैम हो गया है और ये स्कैम किसी और ने नहीं बल्कि सान ने ही किया है। यूंसल इसकी बात को बिल्कुल इग्नोर करने की कोशिश करती है और कहती है कि ऐसा हो ही नहीं सकता। तो ली इसे बताने लग जाता है कि तुम अब जरा खुद से सोचो। वो कहता है कि वो जेसन से है। मैंने जब पूछा तो उसने मुझे बताया कि उसने कभी पहले कुकिंग नहीं की। एक आदमी जिसकी आइडेंटिटी नहीं है वो एक ही रात में इतना एक्सपर्ट लेवल का शेफ कैसे बन गया। ये जब इस तरह बनाकर झूठ बोलता है तो यूंसल भी काफी पजल हो जाती है और काफी हद तक ली की बातों में भी आ गई थी। अब ली बची कुची कसर इसे इमोशनली टारगेट करके पूरी कर देता है। कहता है कि अच्छा होता अगर उस रात तुम्हारी मोम को मैं घर तक खुद छोड़ने आता तो ये एक्सीडेंट होता ही ना। ये सुनते ही यूंसल का डाउट और बढ़ जाता है और इसे ली की बातें सच लगने लगती हैं। अब यूंसल सीधा घर आकर सान से पूछती है कि क्या कुछ ऐसा है जो तुम मुझे बताना चाहते हो। तो सान खामोशी से पहले सोचता है कि अगर मैंने इसे ये बातें सारी बता दी तो कहीं ये टूट ना जाए, इसलिए इसे कहता है कि ऐसा कुछ नहीं जो मैं तुम्हें बता सकूं। यूंसल कहती है कि मैं तुम पर यकीन करना चाहती हूँ तो प्लीज कोई ऑथेंटिक सा आस दो मुझे। सान कहता है कि मैं तुम्हें पहले ही सब बता चुका हूँ, अगर तुम्हें उस पर यकीन नहीं तो इसके अलावा मेरे पास कुछ नहीं जो तुम्हें बता सकूं। ये सुनकर यूंसल अपने रूम में आ जाती है और सान के साथ बिताए हुए सारे लम्हों को याद करके रोने लग जाती है। अब नेक्स्ट डे सान सीधा उस एक्सीडेंट वाली जगह पर आता है और यहाँ की सारी जगह को बड़े गौर से देखता है और कहता है कि मुझे अब सॉलिड प्रूफ को इकट्ठा करना होगा। अब इसे यूंसल की कॉल आती है। ये जल्दी से अटेंड करता है तो यूंसल इसे सीधा सीधा पूछती है कि तुम कहाँ हो। तो ये इसे झूठ बोल देता है कि मैं इस वक्त मार्केट में ग्रोसरी बाय करने आया था। तभी हम देखते हैं कि यूंसल भी उसी जगह पर खड़ी थी। अब ये वापस पलटती है और कॉल कट कर देती है और इसे सान पर और भी ज्यादा डाउट होने लग जाता है। अब कुछ देर के बाद यूंसल वापस रेस्टोरेंट आती है तो ये बाहर खड़ी होकर देखती है जहाँ सान किचन में खड़ा कुछ बना रहा था। ये खुद को कंसोल करने की कोशिश करती है कि काश ये जस्ट मिसअंडरस्टैंडिंग हो। अब नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि सान अपने रेस्टोरेंट में अकेला बैठा हुआ था। तभी कुछ कस्टमर्स आते हैं तो सान ने खाना बनाकर देता है और कुछ ही देर में यहाँ पर चैंग भी आ जाती है। सान इसे कहता है कि तुम यहीं बैठो, मैं तुम्हारे लिए अभी खाना लेकर आता हूँ। चैंग ने ये चीज बड़ी जल्दी नोट कर ली थी कि सान किचन में बिल्कुल अकेला है और इसे यूंसल नजर नहीं आती। तो ये आकर सान को कहती है कि तुम किचन का काम संभालो, तुम्हारे साथ आज कस्टमर्स को मैं सर्व करूंगी। अब ये कस्टमर्स को खाना सर्व करने लग जाती है और कस्टमर इसे यहाँ देखकर बहुत खुश होते हैं। दूसरी तरफ यूंसल ली के पास आती है और इसे कहती है कि तुम्हारी बातें बिल्कुल सच थी।
सान एक फ्रॉड है। ली इसके मुंह से ये बातें सुनकर काफी रिलैक्स हो जाता है। एक्चुअली इसने बड़ी चालाकी से अपने ऊपर आने वाले मुद्दे को सान पर डाल दिया था। अब ली इसे समझाता है कि वो लड़का बिल्कुल ठीक नहीं, तुम्हें आज के बाद उसके साथ अकेले नहीं रहना। तो यूनसिल इसे कहती है कि अगर उसने वाकई ही मेरी मॉम के साथ ये हरकत की है तो वो अब तक यहाँ क्यों है, वो मुझे छोड़कर भागा क्यों नहीं। अब ली यूनसिल को याद करवाता है कि क्या तुम्हें ये बात याद है जब तुम मेरे पास डाइनर को सेल करने आई थी तो सान ने ये बात कही थी कि अब डाइनर मेरे नाम से है और इसे मैं ही संभालूंगा। यूनसिल ये बात सुनते ही इसकी बातों में आ जाती है और इसने लगने लगता है कि सान डाइनर को प्रोटेक्ट नहीं कर रहा था बल्कि वो इसे हड़पने के चक्कर में है। एक्चुअली ली की मैनिपुलेशन बहुत स्ट्रॉन्ग थी और ये अपनी चाल में बहुत कामयाब होता जा रहा था। यहाँ रेस्टोरेंट में चैंग सारा काम निपटाने के बाद खाना खा रही होती है। ये सान से पूछती है कि वैसे यूनसिल आज गई कहाँ है, तो ये बताता है कि वो आजकल कुछ परेशान है, मुझसे कुछ बात नहीं करती। तभी चैंग देखती है कि वो ली के रेस्टोरेंट से निकलती है। सान भी ये देख लेता है तो फौरन रेस्टोरेंट के बाहर आकर इससे पूछता है कि तुम ली के साथ क्या कर रही हो। तो ली जानबूझकर यूनसिल के सामने कहता है कि कल तब तक तुम मेरा नाम लेते हुए मेरे पीछे पड़े हुए थे और फिर अचानक से तुम्हारा एटीट्यूड क्यों चेंज हो गया। सान फौरन यूनसिल से कहता है कि इसने तुम्हारी मॉम को हर्ट किया है, तुम्हें इससे दूर रहना चाहिए। यूनसिल इससे अपना हाथ छुड़वाती है और कहती है कि तुम ही हो जिस पर मुझे यकीन नहीं करना चाहिए। मैं जानती हूँ तुमने जानबूझकर मेरी मॉम को अप्रोच किया और तुम्ही ने हमें धोखा दिया। सान इसे अपनी सफाइयाँ देने लग जाता है तो यूनसिल कहती है कि तुमने मेरी मॉम को क्या किया और फिर अभी तक तुम मेरे डाइनर में क्या कर रहे हो। सान फौरन समझ आता है कि ली ने ही इसे मैनिपुलेट किया है। अब सान इसे समझाने की कोशिश करता है कि ली तुम्हें बेवकूफ बना रहा है, लेकिन यूनसिल ली की बातों में आ चुकी थी। इतने में सान को एक मेमोरी फ्लैशबैक होती है और ये वही रोड के दरमियान अपना सर पकड़ कर बैठ जाता है। तभी वहाँ पर चैंग आती है और आते ही यूनसिल से कहती है कि उसने तुम्हारी हेल्प की है, तुम्हारी गैर मौजूदगी में भी उसने तुम्हारे रेस्टोरेंट को रन किया। यूनसिल इसे कोई आंच नहीं करती तो चैंग सान को लेकर अपने घर आ जाती है। अब घर आने के बाद सान अपनी मेमोरी को गेन कर चुका था और इसे सब कहानी याद आ चुकी थी कि 400 साल पहले इसके साथ हुआ क्या था। नेक्स्ट सीन में यूनसिल और ली दोनों यूनसिल की मोम को मिलने के लिए हॉस्पिटल आते हैं। ली अपनी मोम को सारी बातें बताती है कि तभी ली की नजर मोम की फिंगर पर पड़ती है जो कि आहिस्ता से मूव हो रही थी। ये देखते ही ली के रंग उड़ जाते हैं। दूसरी तरफ सान आकर इंस्पेक्टर कांग से मिलता है और इसे पूछता है कि मैंने तुम्हें ली के अबाउट इन्वेस्टिगेट करने का कहा था। तो कांग इसे समझाने की कोशिश करता है कि तुम इस मामले से दूर रहो, लेकिन सान इसका सर खाने लग जाता है। तो कांग फ्रस्ट्रेटेड होकर इसे सारी बातें सच सच बता देता है। कहता है कि यूनसिल तुम्हें सस्पेक्ट समझती है, तुमने उसकी मोम को हर्ट किया था। ये सब सुनकर सान भी शॉक हो जाता है। अब कांग इसका कॉलर पकड़ता है और कहता है कि चुपचाप यहाँ से गायब हो जाओ, अब मामलात को और वर्ष मत बनाना। एक्चुअली कांग खुद भी इसे पीछा छुड़ाना चाहता था। ली जैसे ही इसे मना करता है तो कांग इसे जमीन पर पटक देता है और तभी सान को फिर से मेमोरी फ्लैशबैक होती है और इसकी हार्टवेल जगह पर काफी पेन होने लग जाती है और फिर इसकी लास्ट मेमोरी भी वापस आ जाती है। 400 साल पहले ली ने जो इसे ऑफर करवाई थी, इसने उस ऑफर से मना किया था और फिर ली ने कहा था कि मैं तुम्हारे सभी भाइयों को मार दूंगा और उन्हीं को बचाने के लिए ये उस जगह से भागा था। नेक्स्ट सीन में यूनसिल और ली दोनों एक शॉप पर आते हैं। ली से पूछता है कि हम यहाँ क्या करने आए हैं, तो यूनसिल इसे बताती है कि एक्चुअली मेरे रेस्टोरेंट में कोई चोर घुस आया था और उसने मेरी मोम का एक एंटीक जार तोड़ दिया था, तो मैंने यहाँ वही रिपेयर होने के लिए दिया था। एक्चुअली यूनसिल को लग रहा था ये काफी महंगा जार होगा और ये इसे सेल करके अपने एक्सपेंस को पूरा करेगी। ये इस दुकानदार से पूछती है तो ये दुकानदार इसे बताता है कि ये काफी सस्ता जार है। ये सुनकर शौक हो जाती है, इतना सस्ता जार मोम इतना संभाल के क्यों रखेंगी। ली ये सब बातें बैठा सुन रहा था। यहाँ हमें सान का सीन दिखाते हैं। 400 साल पीछे जाना चाहता था और ये हर जगह पर उस बूढ़े आदमी को ढूंढ रहा था। फिर एक जगह बूढ़ा आदमी से मिल जाता है तो ये आते ही इसे बताता है कि मेरी सारी मेमोरीज वापस आ चुकी हैं, मुझे अब जेसन वापस जाना है, मैं इस जगह से बिलोंग नहीं करता। ये बूढ़ा आदमी कहता है कि मैंने तुम्हें मरने से बचाया था, तो क्या तुम्हारे लिए काफी नहीं? मैंने तुम्हें कहा था कि मैं तुम्हारी लाइफ सेव करूंगा, ये नहीं कहा था कि तुम जहाँ चाहो मैं तुम्हें वहाँ भेज सकता हूँ। इस पर सान से रिक्वेस्ट करने लग जाता है कि प्लीज मुझे मेरे भाइयों की जान बचानी है। तो ये बूढ़ा आदमी इसके कान में कुछ बताता है। इस पर सान भी इसकी हाँ में हाँ मिलाता है। फिर सान को कुछ याद आता है तो ये बूढ़े आदमी से कहता है कि मैं कुछ ही दिनों में तुम्हारे पास वापस आऊंगा, अभी मुझे काम निपटाना है। नेक्स्ट सीन में कांग ली से मिलने के लिए आता है। ली से फौरन पूछता है कि तुमने मुझे कहा था कि यूनसिल के मोम तकरीबन मरने के करीब ही हैं, लेकिन मैंने तो आज उसकी फिंगर को मूव करते हुए देखा। कांग भी सुनकर शॉक हो जाता है कि ऐसा कैसे हो सकता है। फिर कांग इसे कहता है कि हमारा यहाँ आना ठीक नहीं, हम कहीं और चलकर बात करते हैं। अब दूसरी जगह आने के बाद ली इसे डांटने लग जाता है, कहता है कि तुमने कोई भी काम ढंग से किया भी है कभी? इस पर फौरन कांग इसे एक वीडियो दिखाता है। ये वही वीडियो थी जिसमें साफ साफ देखा जा सकता था कि उस रात मोम के साथ ली ही आगे चल रहा था। दूसरी तरफ यूनसिल को नींद नहीं आ रही थी, तभी से इसके सेल पर एक वॉइसमेल रिसीव होती है। ये फौरन से सुनने लग जाती है। एक्चुअली ये वॉइसमेल सान की ही थी। इसमें सान ने साफ साफ बताया था
आज सारा दिन यूंसिल घर नहीं आई और मैं रेस्टोरेंट पर काफी फिक्र से उसका इंतजार कर रहा था। प्लीज उसे कहना कि जल्दी घर आ जाए। ये सुनते ही यूंसिल रोने लग जाती है। ये फौरन सान को कॉल करती है तो चैंग इसकी कॉल अटेंड करती है और कहती है कि तुमने तो उसे घर से निकाल दिया था, फिर कॉल क्यों की। यूंसिल फौरन कॉल कट करने लगती है तो चैंग बताती है कि उसकी तबीयत ठीक नहीं थी, वो काफी देर से घर से गायब है और बाहर आकर गली में उसे ढूंढने लग जाती है। यहाँ कांग ली से पूछता है कि तुम यूंसिल के रेस्टोरेंट करने क्या गए थे, तो ली से लेम सा एक्सक्यूज देता है। कहता है कि उसके रेस्टोरेंट का डोर खुला हुआ था तो चलते फिरते मैं अंदर चला गया और गलती से जार टूट गया। कांग इसे बताता है कि सान को बहुत कुछ पता चल चुका है, अब तुम उसका क्या करने वाले हो। तो ली बहुत गुस्से से बात करता है, कहता है कि उस पागल की बातों पर कोई यकीन नहीं करने वाला, तुम मेहरबानी करके अपने काम को पूरा करो। कुछ ही देर में यूंसिल भी स्ट्रीट के कॉर्नर पर आ जाती है और तभी ये ली की गाड़ी देखती है। ली कांग को यहीं पर उतारता है और खुद गाड़ी लेकर चला जाता है। यूंसिल ने ये सारा सीन देख लिया था। ये सब देखकर तो ये और भी कंफ्यूज हो जाती है कि आखिर मामला चल क्या रहा है। अब हमें नेक्स्ट मॉर्निंग का सीन दिखाया जाता है जहाँ ली का बॉस इसे मिलने के लिए आया था। ये इसे बताते हैं कि ग्रैंड शेफ जल्द ही वापस आने वाले हैं और उनके आने से पहले काम पूरा हो जाना चाहिए। अब ली मौका देखते ही इनसे डिमांड करता है कि आप एक बार टाइम निकाल कर मेरे पास आ जाइएगा, मुझे आपसे कुछ प्राइवेट बात करनी है। और वहीं कॉर्नर पर खड़ा सान की सारी बातें सुन लेता है। अब इनसे अपनी मीटिंग तय करने के बाद ली यूंसिल से मिलने के लिए आता है। ये से कहता है कि मैं जानता हूँ तुम्हारी मोम को संभालना तुम्हारे लिए काफी मुश्किल होता जा रहा है और फिर एक निवेलप निकाल कर इसके सामने रख देता है। नेक्स्ट सीन में यूंसिल अपनी मोम से मिलने के लिए आती है और इन्हें सारी स्टोरी बताती है और कहती है कि शायद जल्द ही मैं रेस्टोरेंट को सेल कर दूंगी। ये अपनी मॉम को ये सारी बातें बताते हुए काफी सैड हो रही थी। मॉम से बातें करने के बाद ये वार्ड से बाहर निकलती है कि तभी इसे कांग जाता हुआ दिखाई देता है। ये इसके पीछे भागती है तो वो इसे मिस हो जाता है और इसे मिलता नहीं। दूसरी तरफ सान जबरदस्ती ली के रेस्टोरेंट घुसाता है और इसके गाड़ी से रोक रहे थे। ली इशारा करता है तो ये लोग इसे छोड़कर चले जाते हैं। अब सान को सारी गेम समझ आ चुकी थी। ये ली से कहता है मैं जानता हूँ तुमने मॉम की हालत क्यों की, क्योंकि तुम उनका रेस्टोरेंट हटना चाहते थे। ली आराम से इसके सामने एक्सेप्ट कर लेता है, कहता है कि हाँ बात तो सही है, लेकिन तुम्हारी बात पर यकीन कौन करेगा। सांग कहता है कि ग्वानसोंग भी बिल्कुल तुम्हारे ही जैसा था, वो भी ऐसे ही चाले चलता था, पर अब मैं तुम्हें एविडेंस ला कर दिखाऊंगा। इतना कहकर सांग चला जाता है। नेक्स्ट सीन में यूंसिल ली से मिलने के लिए पहुंच जाती है। यहाँ पर एक लीगल लॉयर भी आया हुआ था। ये इस कॉन्ट्रैक्ट के अबाउट इन दोनों को तफसील से समझाता है। ये इन्हें बताता है कि यूंसिल के मोम इस वक्त बीमार हैं, जबकि रेस्टोरेंट उनके नाम पर है तो यूंसिल इसे सेल नहीं कर सकती, लेकिन एक लीगल प्रोसेस के जरिए इस काम को 6 माह के अंदर किया जा सकता है। ली ये सुनते ही काफी भड़क जाता है और उस लॉयर को काफी गुस्से से डांटता है कि एक छोटे से काम को तुम 6 मंथ क्यों लगा रहे हो। यूंसिल को ये सब देखकर काफी स्ट्रेंज फील होता है। एक्चुअली ली चाहता था कि इसकी मोम के होश में आने से पहले पहले ये रेस्टोरेंट सेल हो जाए। फिर यूंसिल ली को काम करती है और कहती है कि इतनी जल्दी किस बात की है, तो ली से कहता है कि ऐसी कोई बात नहीं। फिर ये गुस्से से लॉयर को देखता है तो लॉयर कहता है कि ठीक है मैं कोशिश करूंगा इस काम को 1 मंथ में कर दूं। यूंसिल भी इस बात पर मान जाती है तो लॉयर इसे कॉन्ट्रैक्ट निकाल कर देता है जिसमें ये बात साफ साफ लिखी हुई थी, अगर तुम इसे सेल करने के पीरियड में कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल करती हो तो तुम्हें एक्चुअल अमाउंट की 10x पेनल्टी करनी पड़ेगी। यूंसिल ये पढ़कर काफी शौक हो जाती है। अब यूंसिल के पास और कोई रास्ता नहीं था जो कि इसे लग रहा था, इसलिए ये फौरन इस कॉन्ट्रैक्ट पर साइन कर देती है। अब यूंसिल यहाँ से जाने से पहले ली से कहती है कि वैसे मुझे पता नहीं था तुम इंस्पेक्टर कांग को जानते हो, तो ली इस पर फिर से झूठ बोल देता है और कहता है कि मैं कांग को बिल्कुल नहीं जानता। अब यूंसिल ये सुनकर चुपचाप घर आ जाती है और आकर अपना सामान पैक करने लग जाती है। तभी इसे याद आता है कि ली काफी गुस्से से बात कर रहा था और ये कितनी स्ट्रेंज बात है, और फिर उसने कांग को भी पहचानने से इनकार कर दिया, कहीं मामला कुछ और तो नहीं। अब अपना सामान पैक करने के बाद यूंसिल अपनी मोम के पास हॉस्पिटल में आ जाती है तो नर्स आकर यूंसिल को बताती है कि कुछ दिनों से तुम्हारी मोम का नेफ्यू आता है, वो भी इनकी काफी केयर करता है। यूंसिल सुनकर शॉक हो जाती है कि मेरी मोम का तो कोई नेफ्यू ही नहीं। ये नर्स से फौरन पूछती है कि क्या आप मुझे उसका हुलिया बता सकती हैं। अब नर्स इसे सब कुछ बताकर जा चुकी थी और यूंसिल अपनी मोम के पास बैठे बैठे इसका मैच करने लग जाती है और सभी कनेक्शंस को जोड़ने के बाद इसे पता चलता है कि कांग यहाँ इसकी मोम पर नजर रखने के लिए आता था और लास्ट टाइम इसने देखा था कि कांग ली के साथ था। इसका मतलब है कांग ली के अंडर काम कर रहा है और ये दोनों मिलकर सान को फंसा रहे हैं। यूंसिल को कहानी समझ आने लगी थी। ये फौरन सान की दी हुई बुक लेकर उस आदमी के पास आ जाती है जिसे इसने अपनी मोम का जार रिपेयर करने के लिए दिया था। एक्चुअली ये आदमी एशियंट और रोल्ड थिंग्स को कलेक्ट करता था। ये आदमी इस बुक को बहुत बारीकी से और बहुत टाइम लेकर चेक करता है और काफी टाइम स्पेंड करने के बाद ये यूंसिल को बताता है कि इसकी मैं कीमत नहीं लगा सकता। यूंसिल को लगता है कि शायद ये चीज बेकार है। ये बुक को वापस उठाने लगती है तो ये आदमी से रोक देता है। ये आदमी से बताता है ये बुक 400 साल पहले लिखी गई है, लेकिन मुझे एक बात समझ नहीं आ रही कि ये पैटर्न तो सारा 400 साल पहले का है, तो फिर ये आज के न्यू पेपर के ऊपर कैसे लिखी गई। अब यूंसिल से पूछती है
कि क्या आप बता सकते हैं कि ये बुक किसने लिखी। तो ये आदमी बताता है 400 साल पहले जैसन में एक आदमी हुआ करता था जो कि बहुत ही जीनियस था। उसका नाम ग्योसान था। यूनसल ये नाम सुनते ही काफी शौक हो जाती है। अब यूनसल ये बुक वापस लेती है और इस शॉप से बाहर आ जाती है। ये बाहर आते ही नेट पर हिस्ट्री को सर्च करती है और इसे वो सारे सबूत मिल जाते हैं जो उस आदमी ने बताए थे। और इन सब को रीड करके यूनसल को काफी बड़ा झटका लगता है और इसी सीन के साथ इस एपिसोड का एंड हो जाता है।